तुम्हें पता भी है मैंने कितना सहा है। मैं उस क्लिफ पर ऊपर नीचे जाता रहा कई बार। जब हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं बची और लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तभी मुझे बचाया इस सोचने कि मुझे तुमसे बदला लेना है। हमारा हीरो समझ गया कि उस छोटे बेटे का गुस्सा अब अपनी हद पार कर चुका है, अब ये डरावना हो चुका है। फिर उस छोटे बेटे ने हमारे हीरो से पूछा, अगर हमारे हीरो को सच में लगता था कि वो ऐसा बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने थोड़ी तकलीफ झेली है, तो वो गलत था। लेकिन छोटा बेटा गुस्से में था क्योंकि उसने हीरो से एक फेवर मांगा था, उस पर ट्रस्ट किया था, लेकिन हीरो ने वो बात सबके सामने बोल दी। ये पहली बार था जब उसने ऐसे डरपोक लोग देखे थे जैसे हमारा हीरो। जब हीरो पर प्रेशर था, तब उसने सोचा कि जिन लोगों के पास पावर्स होती हैं, उनके लिए मॉनसून खुद सिस्टम को आरामदायक बना देता है। लेकिन हीरो ने सिर्फ इतना कहा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूं उसकी जगह। छोटा बेटा बस मुस्कुराया और बोला कि ये अपॉलॉजी के लिए इनफ नहीं है। उसने बस कहा चलो मेरे साथ। वो दोनों परेड ग्राउंड पहुंचे जहां स्वॉर्ड से प्रैक्टिस होती थी। छोटे बेटे ने कहा कि वो दिखाएगा कैसे करना है। लेकिन हीरो के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो कितनी जोर से मारेगा। हीरो समझ गया कि चाहे छोटा बेटा उसे पीट दे, वो सह लेगा, क्योंकि मरने से तो बेहतर है। उसे अपने माँ बाप की दी हुई अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं था, उन्होंने उसके लिए जान दांव पर लगा दी थी। उसे एक स्वॉर्ड फेंक कर दी गई और छोटे बेटे ने कहा ये एक ड्यूअल है। अब मैं दिखाऊंगा कि मुझे कितनी बुरी तरह ट्रीट किया गया है। हीरो नहीं समझ पाया कि उसे बार बार कॉवर्ड क्यों कहा जाता है, लेकिन छोटा बेटा गुस्से में था क्योंकि हीरो ने उसे मास्टर से पिटने दिया था। उसने एक परेशान इंसान की हेल्प नहीं की। हीरो ने देखा कि छोटे बेटे की नजरें बदल गई थीं। वो बोला, चाहे मेरा फैमिली मुझे इग्नोर करे, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जिसे कोई भी लाइटली ले सके, यहां तक कि तुम भी नहीं। उसने कहा अटैक करो, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और फर्क को जांच करूंगा, लेकिन 3 अटैक्स लेने के बाद ही शुरू करूंगा। हीरो समझ गया कि वो ओथ क्लैन से है। लेकिन उसने ये भी समझा कि उनके हाथ में जो वुडन स्वॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी हड्डियां टूट गईं, तो उसे घर वापस जाना पड़ेगा। वो कैसे बचेगा? तब हीरो ने डिसाइड किया कि अब उसे अपनी सारी सीख हुई स्किल्स लगानी होंगी। उसके पास 3 चांसेस थे। पहला अटैक फेल हो गया, छोटा बेटा उसे पैरी कर गया। हीरो समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। दूसरा ब्लो भी काम नहीं आया। छोटे बेटे ने पूछा, क्या तुम सच में तलवार पकड़ रहे हो? हीरो को फर्क नहीं पड़ा। वो बस काउंट कर रहा था, अब सिर्फ एक वार बचा है। अब हीरो स्पिरिट्स की जोन में चला गया और उसने अपने एनिमी को क्लियरली देखना शुरू कर दिया। छोटा बेटा समझ नहीं पाया कि हीरो को क्या हो गया है। वो हमला करने ही वाला था, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हीरो ने सब देखा और समझा, हाँ वो कर पाया। उसने सब कुछ कैलकुलेट किया था। पहले वार में उसने अपोनेंट को फील किया, दूसरे में टाइम को कैलकुलेट किया, और तीसरे वार में उसने वही किया जो जरूरी था। वो जोरदार हमला, जिसे उसने 3 सालों तक बार बार प्रैक्टिस किया था, काम आ गया। छोटा बेटा उसे देख रहा था और सोच रहा था, ये सब सीखा कहाँ से? हीरो ने बताया, ये कोई आर्ट नहीं है, ये थंडरबोल्ट है। उसने बताया कि उसके पापा माउंटेन्स में काम करते थे। वो उनके साथ जाता था और बस पेड़ काटता था। लेकिन उसमें उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उसने एक टेक्निक सीखी अपनी कमजोरी को कवर करने के लिए। लंबरजैक्स की दुनिया में इसे थंडरबोल्ट कहा जाता है।
लेकिन छोटा बेटा अब भी नहीं समझ पाया कि कोई बस पेड़ काट काट कर ऐसा कुछ कैसे सीख सकता है। आखिरकार खुद 15 साल से तलवार पकड़ने वाला इंसान सिर्फ पेड़ काट कर ऐसी टेक्निक नहीं सीख सकता। मेरा सबसे छोटा बेटा कुछ याद करने लगा। उसे याद आया कि एक बार पहले भी कोई ऐसा कर चुका था। जब वो सिर्फ 12 साल का था तो उसने अपनी फैमिली की एबिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। उसी वक्त उन्हें समझ आया कि उनके दूसरे मास्टर की ताकत बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। तो उस बेटे, जिसका नाम रे था, ने अपने पापा की सारी जीनियस क्वालिटीज को अपना लिया। सबने सोचा कि इसे सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन आरवाय हमेशा अपने भाई से पीछे रह जाता था। उसे ये बात बहुत गुस्सा दिलाती थी। वो जब हमारे हीरो को देख रहा था तो उसे अपना भाई याद आ गया। इसलिए वो अचानक अग्रेसिव हो गया। हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पाया कि उसने क्या गलती की, क्या वो बदतमीज था। लेकिन छोटे बेटे ने उसे चुप रहने को कहा और अपनी आयरन स्वॉर्ड को शीट से निकालकर हमारे हीरो की तरफ फेंक दिया। उसने कहा कि क्योंकि उनकी वेपन्स अब ठीक नहीं हैं, जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है। और अगर हमारे हीरो ने वाकई वो स्वॉर्ड तोड़ने की टेक्निक सीखी है तो छोटे बेटे को उसके लेवल के हिसाब से उससे डील करना होगा। उसने कहा, 1 महीने बाद असली सोर्ड्स से हम तय करेंगे कि विनर कौन है। हीरो के हाथ में तलवार थी और उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में मर सकता है। उसने जूनियर मास्टर से रिक्वेस्ट की कि एक बार फिर सोचें, क्योंकि हीरो ने कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीखा था। लेकिन जूनियर मास्टर ने मना कर दिया। उसने कहा, इसीलिए तो तुम्हें 1 महीना दिया है। अगर तुम वाकई इतने अच्छे हो कि ये टेक्निक सीख ली है तो तुम कुछ न कुछ सोच ही लोगे। उसने ये भी कहा, भागना मत, क्योंकि तुम्हें मुझसे बेहतर होना चाहिए। अब हीरो फिर से अपनी किताबों के सामने बैठा था, लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड था क्योंकि उसने पता लगाया कि ओटिव फैमिली के बच्चों की कुछ खास पहचान होती है, काले और नीले बालों से। परिवार के हेड के बाल काले हैं। बड़ा बेटा, जिसके काले बाल हैं, वो स्टेट स्वॉर्ड्समैन है, 6th रैंक का। बड़ी बेटी नीले बालों वाली बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसने तलवार नहीं चुनी बल्कि म्यूजिक चुना। वो अब किंगडम की एक पियानिस्ट है। दूसरा बेटा रे, काले बालों वाला, उसे अनडिस्प्यूटेड जीनियस कहा जाता है। तो रे के ऊपर के सारे भाई हाई रैंक वाले, टैलेंटेड और फेमस हैं। और रे इतना कैपेबल नहीं था, चाहे उसका पर्सनल मेंटोर भी था। सबको ये बात पता थी। अब हमारे हीरो को समझ आया कि उसे जो मार खानी पड़ी वो क्यों पड़ी। और अब उसने किसी ऐसे इंसान की प्राइड को चोट पहुंचा दी थी जिसे पूरी जिंदगी अपने भाई से कंपेयर किया गया। बाकी सबको वो इनक्रेडिबल लगता था। और हीरो सोचने लगा, काश ये प्रॉब्लम बुक्स से जुड़ी होती तो मैं शायद बच सकता था। वो दुखी होना चाहता था, लेकिन उसे कुछ सोचने की जरूरत थी। उसे अब सोचना था कि शायद उसे एक मेज बनना चाहिए। वो पहाड़ों में रहा है तो उसे अपनी एंड्योरेंस पर भरोसा था। अगर वो कम से कम कोई प्रोटेक्टिव तरीका सीख लेता तो शायद वो जिंदा बच सकता था। उसी वक्त दूसरी तरफ रे ट्रेनिंग कर रहा था। वो ऑलरेडी अपनी 120 लैप पूरी कर चुका था। कोच खुश था क्योंकि उसका रिकॉर्ड टाइम कम हो गया था। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी ओबीडियंट ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? लेकिन उसी पल रे ने पूछा, क्या यही ट्रेनिंग है? क्योंकि मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूं। तो मुझे कुछ और पावरफुल दो। बूढ़े आदमी ने सोचा। उसे पता था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों से देखने पर लगता था कि यह सब रे के बड़े भाई की वजह से हो रहा है। मगर ऐसा हो नहीं सकता था। बूढ़े आदमी ने बस एक ही फैसला किया,
उसने आरवाई से कहा कि अगर वो मर भी गया तो वो उसकी गलती नहीं होगी। अब जो चीज हमारे सामने है वो है स्कीम। ये वही चीज थी जिसे रे ने लंबे समय से पढ़ा और समझा था। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैजिशियन के पास एक स्पिरिट होती है जेड, लेकिन ये स्कीम सिर्फ स्वर्ड्समैन के लिए होती है। हर इंसान को अपने फिजिकल बॉडी का आइडिया होता है, लेकिन स्कीम को उसके एक्सट्रीम फॉर्म का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जो मास्टर्स होते हैं वो अपनी बॉडी की हर सेल से एनर्जी उधार ले सकते हैं। जब हमारे हीरो ने ये पढ़ा तो उसने सोचा, क्या ये स्पिरिट जोन का एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है? लेकिन क्या उसे इसे ट्राई करना चाहिए? शुरुआत में उसने खुद को फील करने की कोशिश की, पर उसे लगा कि स्पिरिट जोन के बिल्कुल उल्टा इस टेक्निक स्कीम को प्रैक्टिस करना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। उसे एक लड़की की याद आई जो उसने 3 साल पहले देखी थी। शायद उसने भी स्कीम यूज की थी और इतनी छोटी उम्र में ऐसा लेवल देखकर उसे बहुत सरप्राइज हुआ था। फिर भी हमारे हीरो ने सोचा कि पहले वो स्पिरिट जोन पर आधारित कुछ स्वॉर्ड टेक्निक्स प्रैक्टिस करेगा। सबसे पहले उसने 8 डायरेक्शंस में काटने से शुरू किया। दूसरी तरफ हम रे की ट्रेनिंग देखते हैं। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके पास कोई स्कीम नहीं है। उसका टीचर यह सब डर के साथ देख रहा है। उसने रे की तलवार को रोका और कहा, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म। फिर उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? रे ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा। उससे पूछा गया, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो? लेकिन रे ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता मैं किस चीज में अच्छा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं किस में अच्छा नहीं हूँ। टीचर ने कहा, इसीलिए तुम जीनियस नहीं हो। रे को ये बात बुरा लगा और उसने कहा, मुझे पता है, प्लीज बंद करो। लेकिन टीचर ने हंसते हुए कहा, जीनियसेस जानते हैं कि वो किस चीज में अच्छे हैं और जो काम उन्हें आता है उसे बिना किसी डाउट के पूरा करते हैं। पर जो चीज वो नहीं कर सकते उसे सीखने की कोशिश करना, उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता है। क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकते उसे छोड़ देना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और यही होती है जीनियस की नेचुरल एनिमी। रे मुस्कराया क्योंकि उसे ये बातें थोड़ी अजीब लगीं। उसने यहाँ तक कह दिया, ये कॉन्सोलेशन अब तक की सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। लेकिन फिर भी वो हारा नहीं था, क्योंकि अगर वो कोई एबिलिटी पहले नहीं पा सका तो वो उसे मेहनत से पालेगा। उसे पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। असल में आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एक तरह का डायनामिक स्पोर्ट है जिसका मेन गोल है किसी लिविंग बीइंग को खत्म करना। लेकिन इसका दूसरा पहलू है एक इंसान को टुकड़ों में काटने की साइकोलॉजी से भरा हुआ। हमारे हीरो को बस एक इमेजिनरी अपोनेंट इमेजिन करना होता है जो उसे अलग अलग तरीकों से अटैक करेगा। असल में ज्यादातर अटैक्स 8 डायरेक्शंस से ही आते हैं। तो यंग हीरो को बस इन्हीं 8 डायरेक्शंस में काटना और ब्लॉक करना था। यही टेक्निक वो पूरे महीने लगातार प्रैक्टिस करता रहा, हर दिन बार बार। जब उसने पहली होल्ड पूरी की तो उसने तुरंत दूसरी शुरू कर दी, स्टेप बाय स्टेप हमला करते हुए। हमारा हीरो हर मूवमेंट को रिपीट करता गया। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसने अपनी तलवार छोड़ दी और उसे समझ आया कि यही रास्ता है जो तलवारबाज चुनते हैं, एक ही एक्शन को बार बार करना। असल में तलवार की दुनिया भी जादू की तरह लिमिटलेस होती है। पर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हुए हमारे हीरो ने माफी मांगी क्योंकि शायद वह जिंदा घर वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन एक बात साफ थी, उसे कोई पछतावा नहीं था। क्योंकि वो जिंदगी और मौत के मोड़ पर खड़ा था, फिर भी उसकी आंखों ने एक अद्भुत दुनिया देखी थी। हमारे सामने एक कॉलिसियम दिखाई दिया जहां थोड़ी सी रोशनी थी। रे पहले से खड़ा था, तैयार था लड़ने के लिए।
उसने फिर भी पूछा, क्या तुम रेडी हो? मगर जो बात रे को पसंद नहीं आई वो ये थी कि उसका दुश्मन यानी हमारा हीरो सिर्फ 1 महीने में इतना कुछ हासिल कर चुका था। वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। रे को मानना पड़ा कि पिछले बार तो वो तलवार भी नहीं पकड़ सका था और अब वो एक असली तलवार लेकर इतने काम तरीके से जान की बाजी लगाने को तैयार खड़ा था। रे का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने सोचा, क्या उसमें भी उसके भाई जैसा टैलेंट है? लेकिन उसने ज्यादा सोचना छोड़कर सीधा हमला कर दिया, क्योंकि हारने का ऑप्शन तो था ही नहीं। हमारा हीरो रे को अटैक करते देख रहा था और उसने समझ लिया कि दोनों की लेवल में बहुत फर्क है। पर फिर भी वो कुछ ऐसा फील कर पा रहा था जो आम लोग नहीं कर सकते। वो वे ऑफ द स्वॉर्ड को देख सकता था। रे को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दुश्मन उसकी तलवार को देख पा रहा है और क्या वो डरता नहीं है। मगर हमारा हीरो बार बार यही दोहरा रहा था कि भले ही वो मौत के डर को हरा नहीं सकता, मगर डर की असली सच्चाई भविष्य की मौत है और भविष्य अभी आया ही नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है। तो अगर इंसान अगला मोमेंट इमेजिन ना करे तो कोई भी क्लिफ से कूद सकता है। ये सिर्फ मरने की रेडीनेस नहीं थी, बल्कि गुस्सा था, और उस गुस्से को पूरी तरह कंट्रोल करना उस वक्त हमारे हीरो की सबसे बड़ी ताकत थी। रे की आंखों में भी एक चमक थी, क्योंकि उसे भी मौत से डर नहीं लगता था। तो उसने अचानक हमला कर दिया। मगर हमारे हीरो ने इसे पहले से भांप लिया और राइट से आने वाला अटैक रोक लिया। रे ने सोचा, ठीक है, ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन इस दुनिया में कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जिन्हें ट्रिक से नहीं तोड़ा जा सकता। तो उसने अपनी तलवार निकाली और बहुत तेजी से हमला करने लगा। हर एक वार इतना तेज और भारी था कि हमारे हीरो के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे चिंता होने लगी क्योंकि वो अपने स्थेसिया से जो स्वॉर्ड मूवमेंट्स पकड़ सकता था वो अब काफी नहीं था। उसी वक्त रे ने उसके सीने पर वार कर दिया और उसके कपड़ों पर खून नजर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उसे पता था कि अगला वार जल्दी आने वाला है। हमारा हीरो ने डॉज करने की कोशिश की और सुअसॉल्ट से बच भी गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या गलती कर रहा है। रे को लगने लगा था कि वो जीत की खुशबू महसूस कर सकता है, क्योंकि उस पल हमारा हीरो बिल्कुल कंफ्यूज्ड दिख रहा था। रे ने उससे पूछा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने कमजोर हो? क्योंकि ओगैन की तलवार टेक्निक ओरिजिनली बड़ी तलवार से ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, इसलिए हमारा हीरो उस हैवी अटैक को सह नहीं सकता था।